जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 2022 में हो रहे विधानसभा चुनाव में आप किस पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि जेल से रिहाई में अभी वक्त लग सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ऑर्डर में धाराओं को लेकर क्लोरिकल मिस्टेक का लेकर पेच फंस गया है। कोर्ट ने बेल ऑर्डर पर हत्या और साजिश की धाराओं का जिक्र नहीं किया है। बताया जा रहा है कि बेल ऑर्डर को संशोधित करने के लिए आशीष मिश्रा के वकीलों को अर्जी देनी पड़ेगी। इस वजह से उनकी रिहाई अगले सप्ताह ही संभव है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ पीठ ने लखीमपुर खीरी हिंसा में आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दे दी है। कोर्ट ने व्यक्तिगत बंद पत्र 2 जमानत पत्र देने पर रिहाई का आदेश दिया। भाजपा के दुर्ग जिले में बड़ा झटका लगा है। श्री राम जन्मोत्सव समिति और भारतीय जनता पार्टी से कार्यकर्ताओं का मोहभंग हो रहा है। भाजपा सुर्खी पार मंडल के कई पदाधिकारी व समिति के कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। विधायक देवेंद्र यादव और भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश चंद्रकार ने सभी को कांग्रेस का गमछा भेंटकर पार्टी में प्रवेश कराया। इस मौके पर विधायक यादव ने कहा है कि बड़ी खुशी की बात है कि लोग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार के कामकाज से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी से जुड़कर काम करने के लिए इच्छुक है। पार्टी में ऐसे सभी लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पिलखुआ कोतवाली पुलिस ने AMI असदुद्दीन ओवैसी के यहां पर फायरिंग के लिए काफिले के हमले आरोपियों को पिस्तौल के बेचने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी है। इसी बीच अदालत ने इस मामले के दोनों आरोपी युवकों को सचिन और शुभम को 24 घंटे के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस दोनों आरोपियों में पूछताछ कर रही है। SSP सर्वेश कुमार मिश्र ने बताया कि पुलिस ओवैसी के काफिले पर हमले मामले में सभी अहम पहलुओं पर ध्यान दे रही है तथा इसी क्रम में उसने आरोपी सचिन को पिस्तौल उपलब्ध कराने वाले गिरफ्तार कर लिया है। देश में 100 दिन हो चुके हैं जब पेट्रोल डीजल के दामों में आखिरी बार बदलाव किया गया था। पिछले 100 दिनों से ऑयल मार्केटिंग कंपनियां फ्यूल के रिटेल प्राइस में कोई संशोधन नहीं कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि चूंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, इसलिए पिछले 3 महीने से ज्यादा वक्त से देश में तेल के दाम नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल 7 सालों से रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है। शनिवार को पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी NDTV से खास बातचीत में इसे लेकर उठ रहे सवाल पर जवाब दिया। उद्योगपति राहुल बजाज का शनिवार को पुणे में निधन हो गया। वो 83 वर्ष के थे। राहुल बजाज करीब 50 सालों तक बजाज ग्रुप के चेयरमैन रहे थे। उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। राहुल बजाज ने पिछले साल अप्रैल में बजाज ऑटो के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया था। बजाज ऑटो भारतीय कारोबार खासकर ऑटोमोबाइल क्षेत्र में जाना माना नाम रहा है। इसकी टैगलाइन यू जस्ट कांट बीट ए बजाज रही है। उसके 2 पहिए वाहन का एड हमारा बजाज भी काफी सुर्खियों में रहा। राहुल बजाज ने 1965 में बजाज ग्रुप की जिम्मेदारी संभाली थी। बजाज ग्रुप की ओर से साझा की गई जानकारी में कहा गया है कि बेहद दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि राहुल बजाज अब हमारे बीच नहीं रहे। राहुल बजाज की पत्नी रूपा बजाज का पहले ही निधन हो चुका है। राहुल बजाज का निधन आज दोपहर में उस वक्त परिवार के नजदीकी रिश्तेदार पर ही थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कन्नौज में जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस दौरान विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा है कि यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। पीएम मोदी ने कहा है कि पहले चरण के मतदान के बाद घोर परिवारवादी काफी टेंशन में है। एकजुट रहकर अपना वोट जाति और धर्म के नाम पर बंटने नहीं देना है। मुकाबला इस बात को लेकर है कि बीजेपी को कितनी ज्यादा सीटें आने वाली है। पूरा देश जानता है कि आएंगे तो योगी ही। पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात के लोगों ने जब बीजेपी को मौका दिया तब से गुजरात की स्थिति बदल गई। पहले चरण के मतदान से एक साबित है कि परिवारवादियों को सपने देखना बंद किए होंगे। उनकी नींद उड़ गई है। वो लोग जातिवाद संप्रदायवाद फैलाकर वोटों को बांटना चाह रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग माफियावादियों दंगावादियों के खिलाफ एकजुट होकर वोट कर रहे हैं। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन शनिवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वाले कहते हैं कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, जबकि पूरा भारत एक है। अगर ऐसा ना होता तो उत्तराखंड के सपूत यहां से दूर केरल के तटवर्ती इलाकों में जाकर मातृभूमि की रक्षा नहीं कर रहे होते। उन्होंने ये भी कहा कि केवल बीजेपी ही है जो देवभूमि के देवत्व की रक्षा करेगी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की 6 विधानसभा सीटों पर राजनीतिक सरगर्मियां तेज है और हर रोज समीकरण बन बिगड़ रहे हैं। जनता का मूड जानने के लिए आज तक की टीम शुक्रवार को जैतपुर विधानसभा में पहुंची। यहां दलित और मुस्लिम आबादी में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी से इधर कांग्रेस भी अपना जनाधार मजबूत रखती है। जी हां, आपको बता दें कि सिद्धौर नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन और समाजवादी पार्टी नेता हकीम अली बादशाह कहा है और यहाँ लड़ाई सपा और कांग्रेस में होगी। बीजेपी तीसरे नंबर पर रहेगी। इस सीट से कांग्रेस ने तनुज पुनिया, सपा ने मौजूदा
विधायक गौरव रावत, बीजेपी ने अम्बरीश रावत को टिकट दिया है। इन तीनों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस समय जबरदस्त उबाल देखने को मिल रहा है। एक तरफ सीएम ममता बनर्जी और प्रशांत किशोर के बीच अनबन की खबरों ने चर्चा का माहौल गर्म रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्यपाल जगदीप धनखड़ संग राज्य सरकार की तकरार लगातार जारी है। अब बंगाल में राज्यपाल द्वारा पश्चिम बंगाल विधानसभा को स्थगित किए जाने के आदेश पर विवाद शुरू हो गया है। टीएमसी के कुछ नेताओं ने राज्यपाल के इस कदम को संविधान विरोधी बताया। तृणमूल सरकार में मंत्री हाथ हकीम ने कहा है कि यहाँ पे बर्खास्त करने की मांग कर दी है। हालांकि राज्यपाल ने दोबारा ट्वीट करके साफ किया है कि राज्य सरकार के कहने पर ही उन्होंने संविधान की धारा 174 के तहत विधानसभा को स्थगित किया है। पंजाब चुनाव से पहले शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल पंजाब के लोगों से एक मौका मांग रहे हैं, उसके बाद देश के लोगों से प्रधानमंत्री के लिए मौका मांगेंगे। बादल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल झूठे वादे, झूठा प्रचार करके पंजाब में सरकार बनाना चाहते हैं, जबकि अकाली दल पहले ही लोगों के लिए काम कर चुका है और करता रहेगा। अरविंद केजरीवाल के लिए बादल ने कहा है कि जिसको अभी तक लोगों ने परखा ही नहीं है, अनजान नेता को वोटर वोट कैसे दे सकते हैं। उनके पास अकाली दल जैसे काम करने वाले पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण की 55 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार का जोर शोर आज शाम 5 बजे थम गया है। जी हां, आपको बता दें कि उत्तराखंड और गोवा में भी एक चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आखिरी दिन शनिवार को था। शाम 5 बजे इन दोनों राज्यों में भी चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। बता दें कि यूपी में 7 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 58 सीटों पर 10 फरवरी को वोटिंग हो चुकी है, जबकि दूसरे चरण के तहत 55 सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होगा। वहीं उत्तराखंड की 70 और गोवा की 40 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 14 फरवरी को ही वोटिंग होगी। कर्नाटक में कुछ शैक्षणिक संस्थानों में छात्र छात्राओं की ड्रेस को लेकर उठे विवाद पर पहली बार विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है। दरअसल पाकिस्तान और अमेरिका की तरफ से हिजाब विवाद और भारत की नसीहतें दी गई थी। इसी को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि देश के आंतरिक मामलों पर किसी मकसद से प्रेरित टिप्पणियां स्वीकार नहीं की जा सकती है। विदेश मंत्रालय से प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि जो लोग भारत को जानते हैं उन्हें वास्तविकताओं की जरूरी समझ होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के कुछ शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस कोड से जुड़े नियमों और इन्हें चुनौती देने वाले केसों पर कर्नाटक हाईकोर्ट विचार कर रहा है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने शनिवार को नागपुर में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के चार्टर्ड अकाउंट यानी कि सीए से संबंधित 12 स्थानों पर छापेमारी की। एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई देशमुख के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग और एक मामले में की गई है। सीबीआई की टीमें मुंबई और दिल्ली से शुक्रवार रात नागपुर पहुंची थी। उन्होंने शनिवार को छापेमारी शुरू की। अधिकारियों ने बताया कि जिन 12 स्थानों पर छापेमारी की गई वह या तो देशमुख के चार्टर्ड अकाउंटेंट के आवासीय कार्यालय परिसर है। अनिल देशमुख के खिलाफ मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके चलते पिछले साल अप्रैल में उन्होंने राज्य के गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्हें पिछले साल 1 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने आगामी गोवा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का डिजिटल घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस दौरान उनके साथ मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर और संजय राउत समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। घोषणा पत्र जारी करने के बाद आदित्य ठाकरे ने पूर्व सीएम मनोहर पार्रिकर के बेटे उत्पल पार्रिकर को समर्थन देने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि हमने गोवा के पूर्व दिवंगत सीएम मनोहर पार्रिकर के बेटे उत्पल पार्रिकर का स्पष्ट और साफ दिमाग से समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे बीच कोई गुप्त बैठक नहीं हुई है। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने शनिवार को कहा है कि उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ दोस्ती के कारण पहले गोवा पर ध्यान केंद्रित नहीं करती थी, लेकिन बाद में भाजपा ने पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शनिवार को कहा है कि केंद्र सरकार विशेषज्ञों से सिफारिश मिलने पर जल्द से जल्द 5 में से 15 वर्षों तक की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान शुरू करेगी। मांडविया ने कहा है कि विशेषज्ञों के समूह ने अभी तक इस आयु वर्ग के टीकाकरण पर कोई सिफारिश नहीं दी है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने गुजरात के गांधीनगर में भाजपा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने यहाँ आए थे। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि कब और किस आयु वर्ग को टीके की खुराक देनी है, इसका फैसला वैज्ञानिकों के समूह की सिफारिश के आधार पर लिया जाता है। मांडविया ने कहा है कि 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 75% बच्चों ने कोविड-19 रोधी टीके की खुराक ले ली है और 96% वयस्कों को पहली खुराक तथा 77% लोगों को दोनों खुराक मिल चुके हैं। पिछले साल 16 जनवरी तक भारत ने स्वदेश निर्मित टीके का विकास किया था। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।